आप सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम फरवरी 2022 के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। ये समरी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी द्वारा तैयार की गई है और ये क्रोनोलॉजी के एडिशन से तैयार की गई है। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय समसामयिकी से। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ये निकासी मिशन शुरू किया था। गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ अभ्यारण्य रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध हुए हैं। गुजरात में जामनगर के पास खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। रामसर स्थलों की कुल संख्या भारत में 49 हो चुकी है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल संधि है और सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला जो देश है वो यूनाइटेड किंगडम है। वहाँ 172 रामसर स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक क्षेत्रफल आर्द्र भूमियों का बोलीविया में है। आर्द्र भूमि पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियां, समुद्री क्षेत्र, इसके अलावा मानव निर्मित आर्द्र भूमि जैसे अपशिष्ट जल उपचार तालाब और जलाशय आदि इसमें शामिल होते हैं। भारत में कुल 49 रामसर स्थल हैं, आर्द्र भूमियां हैं, जो देश की कुल भूमि का 4.6%, 15.26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है। आर्द्र भूमि के राज्यवार वितरण में गुजरात शीर्ष पर है, एक लंबी तटरेखा होने के कारण, और इसके बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और चौथे पे पश्चिम बंगाल का स्थान है। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। इस पद को सृजित करने का, राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक पद को सृजित करने का उद्देश्य देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। 26/11 के मुंबई हमले के बाद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के समन्वय में ये काम करेगा। इसका कार्य भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में शामिल सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय करना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में इसको लागू करने के लिए मंजूरी दी गई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। 5 वर्ष की अवधि के लिए इसके लिए 1600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को बनाया गया है। इस मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को डिजिटल स्वास्थ्य आईडी कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा, जिस पर संबंधित व्यक्ति को स्वास्थ्य रिकॉर्ड है वो अपलोड किया जाएगा। इस स्वास्थ्य आईडी में प्रत्येक व्यक्ति की बीमारी, उपचार रिपोर्ट और दवाइयों का भी ब्यौरा होगा। इसके अलावा इसमें चिकित्सकों, अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं के संबंध में भी जानकारी होगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पहले चरण में सितंबर 2021 में प्रायोगिक तौर पर कुछ 6 केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू किया गया था। हील बाय इंडिया, इसमें डाइटिशियन, नर्स, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिक्स, ओटी अटेंडेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, वृद्ध रोगियों की देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट आदि जैसे लगभग 50 से 60 स्ट्रीम के विदेशों में बेहद मांग वाली जो स्ट्रीम है उनको शामिल किया गया है और इन्हें स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा योजना को अक्टूबर 2013 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षण संस्थान है उनको रणनीतिक वित्त पोषण, स्ट्रेटेजिक फंडिंग है वो प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त पोषण इसमें जो है वो 60-40 का भारांश है वो केंद्र राज्यों का रहता है सामान्य श्रेणी में। विशेष श्रेणी में राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात रहता है और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% है वो सेंटर द्वारा फंड दिया जाता है। किसान ड्रोन यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है। भारत के राज्यों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए भारत भर के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी इसमें दिखाई गई है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना है और ये जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है वो सूरत है। दिसंबर 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना का निर्माण करने का जो जिम्मा है वो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है और इसको दिसंबर 2023 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को पूरा किए जाने की है वो प्रस्तावित है। परियोजना की लागत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जीका द्वारा वित्त पोषित होगा।
ये कुल 508.17 किलोमीटर की लंबाई वाली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना इसमें 3 राज्यों से होकर ये जाती है। 155.76 किलोमीटर महाराष्ट्र में, 384.04 किलोमीटर गुजरात में और 4.3 किलोमीटर दादरा और नगर हवेली में है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा, वयस्क शिक्षा से सभी पहलुओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट 2021-22 में की गई घोषणाओं को साथ जोड़ना है। केंद्र सरकार ने अब देश में प्रौढ़ शिक्षा, वयस्क शिक्षा शब्द को बदलकर सभी के लिए शिक्षा कर दिया है। ये योजना देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक प्रमुख नीति प्रवर्तक की घोषणा है वो केंद्र सरकार द्वारा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए इस नीति की घोषणा की गई है। इस नीति के लागू होने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और कच्चे तेल का आयात कम होगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन 15 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य सरकार को जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और भारत को हरित हाइड्रोजन का केंद्र बनाने में सहायता करना है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। स्माइल योजना, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना लागू की जा रही है। स्माइल का फुल फॉर्म सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों को आजीविका और उद्यम के लिए सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल के लिए 365 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। स्माइल योजना की 2 उप योजनाएं हैं, जिसमें एक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरी भीख मांगने वाले लोगों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की सेंट्रल सेक्टोरल योजना है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गोवर्धन संयंत्र मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, बर्फ से बना घर, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। इस कैफे का नाम स्नो ग्लू रखा गया है। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। जाइकोव डी दुनिया की पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला कंपनी द्वारा जाइकोव डी का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है और हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन से होता है। जीवा कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा ये चलाया जा रहा है। 11 राज्यों में मौजूदा वाटरशेड और वाड़ी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। डीएनटीज के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजना सीड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो शुरू की गई है। इस योजना का नोडल मंत्रालय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए कुल बजट 200 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। इसका उद्देश्य सबसे ज्यादा उपेक्षित और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय के डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक आदिवासी समुदायों का कल्याण करना है। यानी घुमंतू और घुमंतू परिवारों के लिए समुदायों के लिए ये डीएनटीज के लिए सीड योजना शुरू की गई है। इसका नोडल मंत्रालय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की पहली परियोजना गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गैल द्वारा चलाई जा रही है। प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की ये परियोजना भारत की अपनी तरह की पहली परियोजनाएं हैं। ये मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू हुई है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों के नाम बदलने की है वो मंजूरी दी है। होशंगाबाद नगर का नाम नर्मदापुरम किया जाएगा, शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर अब से कहा जाएगा। पावरथॉन 2022 केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ये आयोजित करवाया गया। बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने और गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने हेतु हैकाथॉन प्रतियोगिता शुरू की गई। अगली न्यूज है वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को लेकर है। पीएमकेएसवाई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक अब बढ़ा दिया गया है। ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री द्वारा इसको चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास करना है। मई 2017 में केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संपदा यानी कृषि, समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए योजना शुरू की गई थी। अगस्त 2017 में इसी योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना कर दिया गया था।
इसके लाभ ये योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी, किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हॉप एक्सप्रेस, कैंसर से बचाव के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये एक्सप्रेस शुरू की है। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी भारतीय रेलवे द्वारा किशनगंज दिल्ली में स्थापित की जाएगी। देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से ये लैस होगी। सौभाग्य योजना, सौर विद्युतीकरण योजना में राजस्थान अव्वल रहा है। राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है और सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया। इसमें दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन 10 से 13 मार्च 2022 तक गुजरात के गांधीनगर में इसको आयोजित किया गया। मेदाराम जात्रा महोत्सव ये तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। इस बार भारत सरकार द्वारा 2.26 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए थे। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, जिससे इसके ईज ऑफ डूइंग में सुधार होगा। मुंबई में जल टैक्सी सेवा है वो शुरू की गई है। इसके बाद समृद्ध पहल के बारे में जान लेते हैं। समृद्ध पहल है, समृद्ध का फुल फॉर्म सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा ये शुरू किया गया। इसका उद्देश्य टीयर 2 और टीयर 3 शहरों और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में गरीब आबादी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना है। निजी क्षेत्र और द्विपक्षीय संगठनों से $100 मिलियन की पूंजी पूल को जुटाना भी इसका उद्देश्य है। फिनटेक ओपन समिट, नीति आयोग द्वारा फोन पे, AWS और EY के सहयोग से ये 7 से 23 फरवरी तक 3 सप्ताह तक चलने वाला एक वर्चुअल समिट था। इसका उद्देश्य नियामकों, फिनटेक पेशेवरों, उद्योग जगत की अग्रणी हस्तियों, स्टार्टअप समुदायों और डेवलपर्स के सहयोग करने, विचारों और नवाचार को आदान प्रदान करना था। राजस्थान समसामयिकी और बढ़ते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए एक समिति का गठन किया गया। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस VK व्यास इसके अध्यक्ष हैं। कृषि क्षेत्र के लिए नई बिजली वितरण कंपनी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को खेती के लिए बिजली की अधिक से अधिक आपूर्ति उपलब्ध कराना है। नई वितरण कंपनी का अलग फीडर बनेगा। नया ट्रांसमिशन सिस्टम विकसित होगा। राजस्थान का सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहला स्थान। 9,522 मेगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित कर कर्नाटक को राजस्थान ने पीछे छोड़ा है। ये जो मेगावाट जो राजस्थान की सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता जो स्थापित क्षमता है वो इकोनॉमिक सर्वे में 9,228 दे रखी है। जो नवीनतम ये आंकड़ा है वो 9,522 है। राजस्थान में अब तक कुल 14,328 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित हैं। राजस्थान में प्रतिवर्ष 325 दिनों की औसत के साथ देश में सबसे अधिक धूप खिलती है। आंगनबाड़ी केंद्रों का नंदघर के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग का इसका जो MOU साइन हुआ है वो वेदांता समूह, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर में उन्नयन करने के लिए ये समझौता हुआ है। मरु महोत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर के पोखरण गांव में आयोजित किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, इसका जयपुर राजस्थान में शिलान्यास किया गया। इसका उद्देश्य लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जनता को जागरूक करना है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य में से राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। राज्य सरकार द्वारा इसको सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है और हाल ही में NTCA द्वारा इसको मान्यता दे दी गई है। अब राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाईमाधोपुर, मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा। मेरी पुलिस मेरी दोस्त पहल डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा ये अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य बालिका संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना और समस्याओं के प्रति जागरूक करना है। ऑपरेशन संबल जयपुर जिला प्रशासन द्वारा ये हाल ही में शुरू किया गया। राज्य सरकार की वो सामाजिक क्षेत्र की फ्लैगशिप योजना है। उनमें आम लोगों को जो भी लाभार्थी है उनको पहचान कर उनमें उन योजनाओं से उनको जोड़ना इस उद्देश्य इस ऑपरेशन संबल का है। पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला चलाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। गोपालन विभाग द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदी गौशालाएं स्थापित कर आवारा गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण का कार्य किया जाएगा। इसका उद्देश्य आवारा गौवंश का भरण पोषण और संरक्षण करना है। नंदी गौशाला में 90% राशि राज्य सरकार से और 10% राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
राजस्थान का पहला कृषि बजट इसके प्रस्तुत करने का कारण ये था कि प्रदेश की करीब 2/3 आबादी कृषि पर निर्भर है। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि सुधार हेतु कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें प्रमुख मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, कृषक कल्याण कोष, दुग्ध उत्पादन संबल योजना, ऋण माफी, सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय और निर्यात प्रोत्साहन नीति, मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान, ये चिकित्सा विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये थैलेसीमिया हीमोफीलिया मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए ये अभियान चलाया गया है। राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई, 7 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई। अकुशल श्रमिकों के लिए ये अब 259 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 271 रुपए, कुशल श्रमिकों के लिए 283 रुपए प्रतिदिन और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए ये 333 रुपए प्रतिदिन होगी। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का हाल ही में शिलान्यास किया गया, ये जयपुर में स्थित है। कुछ नवीन नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री महादेव सिंह खंडेला है। राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री रफीक खान हैं। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको के अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा हैं। राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष कर्नल मानवेंद्र सिंह हैं। राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा हैं। राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी हैं। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष श्री सीताराम लांबा है। संजय कुमार क्षोत्रिय राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सबके लिए स्वास्थ्य लक्ष्य के साथ इसको शुरू किया गया और इसकी बीमा कवर राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। हाल ही में इसकी दुर्घटना बीमा भी 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसके तहत इलाज के लिए पैकेजों की संख्या 1597 और बीमा योजना से लगभग 650 निजी और 788 राजकीय चिकित्सालय जुड़े हुए हैं। इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क श्रेणी के लाभार्थी, लघु और सीमांत श्रेणी के किसान, विभिन्न राजकीय विभागों, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी के संविदा कार्मिक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत लाभार्थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार और कोविड-19 महामारी के दौरान गत तक के निराश्रित व असहाय परिवार इसमें शामिल है। अन्य परिवारों के योजना में पंजीकरण के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 850 रुपए जो प्रीमियम है वो दे होगा। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी देख लेते हैं। रूस द्वारा यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई। ये दोनों क्षेत्र पूर्वी यूक्रेन में स्थित हैं। रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। डोनेट्स्क और लुहांस्क जो क्षेत्र है इनको सम्मिलित रूप से डोनबास क्षेत्र कहा जाता है। रूस और बेलारूस ने ही दो देशों ने, रूस और बेलारूस ने ही अभी इनको स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। रूस यूक्रेन विवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक आपात सत्र है वो बुलाया गया 22 फरवरी को। इसमें संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति है उन्होंने हिस्सा लिया। भारत ने यूक्रेन रूस संकट के परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने पर बल दिया और सभी पक्षों में संयम बरतने का स्टैंड है वो इंडिया का रहा। रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद हुआ उसका कारण यूक्रेन है वो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका विरोध करता है। नाटो क्या है आप जानते हैं कि शीत युद्ध का जो दौर चला था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान दुनिया 2 ध्रुवों में बंट गई थी। एक धड़ा यूएसएसआर के नेतृत्व में था, दूसरा धड़ा यूएसए के नेतृत्व में था। तो जो यूएसए के नेतृत्व में यूरोपीय देशों का जो धड़ा था उसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था और उस देशों की सुरक्षा के लिए नाटो संगठन एक तरह से सैन्य गठबंधन है वो गठित किया गया। और इसमें अभी चूंकि यूक्रेन रूस का पड़ोसी देश है, रूस के आसपास के बाकी देशों ने नाटो को ज्वाइन कर रखा है, तो ये एक प्रकार से रूस के पास एक बफर स्टेट के रूप में यूक्रेन काम कर रहा है, जो कि अभी तक उसका नाटो का सदस्य नहीं है और पूर्व में ये यूएसएसआर का मेंबर रहा है। तो रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो को नहीं ज्वाइन करे तो उसकी सुरक्षा के लिए अच्छा है। नाटो की स्थापना है वो 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी की म्यूनिख में आयोजित हुआ। 70 से अधिक देशों ने भाग लिया, भारत भी उसमें एक पार्टी था। कनाडा ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड वैक्सीन कोविफेंस को मंजूरी दे दी है। जापान ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन विकसित की है। ऐसा करने वाला पहला देश जर्मनी था।
हिंद प्रशांत पर यूरोपीय संघ ईयू की मंत्रिस्तरीय बैठक हुई है। ये पेरिस में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसमें पार्टिसिपेट किया। यूरोपीय संघ की रणनीति है वो भारत के स्वतंत्र, खुले, संतुलित और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हमारा ये दृष्टिकोण इस को लेकर रहा। नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर सहमति बनी है। तो ये एक प्रकार से अगर ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस को लेकर एक समझौता, एक रोड मैप किन्होंने बनाया है, तो भारत और फ्रांस ने ये रोड मैप है वो तैयार किया है। नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ आर्थिक विकास, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। भारत और यूएई शिखर वार्ता वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच ये आयोजित हुई। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यूएसए, सेकंड चाइना और थर्ड पे यूएई है। यूएसए के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य यूएई है और भारत में 8वां सबसे बड़ा निवेशक यूएई है। वन ओशन समिट ब्रेस्ट फ्रांस में इसका आयोजन हुआ। भारत की एकीकृत भुगतान व्यवस्था अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश नेपाल बन गया है। जैव विविधता पर उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन, इस गठबंधन का जो ये गठबंधन है वो समुद्र में मानव गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें 27 सदस्य देश और EU शामिल है। भारत इसका सदस्य है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। समुद्र का 95% हिस्सा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्वाड की हाल ही में चौथी बैठक 11 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया। इन्होंने सीमा पार आतंकवाद, अफगानिस्तान के मुद्दे, हिंद प्रशांत क्षेत्र को बाधा रहित और समावेशी बनाने तथा क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक खुशहाली सुनिश्चित करना, इस पर मुद्दों पर चर्चा की। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसके सदस्य देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान हैं। ये एक चतुष्कोणीय गठबंधन है। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा 2007 में क्वाड की शुरुआत की गई। 2017 में इस अनौपचारिक समूह को पुनर्जीवित किया गया। इसका उद्देश्य एशिया में चीन के आक्रामक नीतियों को संतुलित करना है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश इजराइल बन गया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे चरण को हाल ही में शुरू करने के लिए समझौता हुआ। चीन और पाकिस्तान के बीच इसका बजट $60 बिलियन रखा गया है। ये परियोजना चीन पाकिस्तान CPEC 2015 में स्टार्ट हुई थी। इंडिया इसका विरोध करता है क्योंकि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरती है। लोकतंत्र सूचकांक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। शीर्ष देश इसमें नॉर्वे है। भारत का 46वां स्थान है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट 2021 दुबई एक्सपो में इसका अनावरण किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शीर्ष 5 सबसे आसान स्थानों में से एक है। सऊदी अरब इसमें पहला स्थान प्राप्त करता है और भारत का स्थान चौथा है। एक्जिम बैंक का श्रीलंका से $50 करोड़ की ऋण सुविधा का समझौता हुआ है। श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों के वित्त पोषण के लिए ऋण सुविधा समझौता है। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, रेलवे, रक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। अमेरिका द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में के लिए नीति जारी की गई, जिसको चीन के प्रभाव को संतुलित करना, कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रीय मुद्दों से सामूहिक रूप से निपटना इसका उद्देश्य है। COP28 दुबई UAE में 2023 में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय समसामयिकी पर हम चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान समसामयिकी के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। इससे आगे खेल समसामयिकी देखते हैं। सादिया तारिक भारतीय वुशु खिलाड़ी हैं। मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलक है। आर प्रज्ञानंद भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। विश्व के नंबर 1 नॉर्वे के जो मैग्सन कार्लसन है उनको हराने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। ये तीसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने मैग्सन कार्लसन को हराया है। इससे पहले विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्णा मैग्सन कार्लसन को हरा चुके हैं। IOC द्वारा 2028 ओलंपिक में नए खेलों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें नए जो 3 खेल शामिल किए जाएंगे वो सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग होगा। 2028 के ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में होंगे।
2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चौंप गांव, जयपुर, राजस्थान में इसकी आधारशिला रखी गई। जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। अहमदाबाद, गुजरात स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पूर्व में नाम मोटेरा स्टेडियम था, 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, जिसकी क्षमता 1,24,000 दर्शकों की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ। पुरुष एकल का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने जीता। फाइनल में नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया। ये राफेल नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। राफेल नडाल सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी हो गए हैं। महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एशले बर्टी ने जीता और इसका फाइनल में यूएस की डेनियल कोलिन्स को हराया। पीआर श्रीजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। इससे पहले रानी रामपाल को ये पुरस्कार दिया गया। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, इसका विजेता भारत बना है। उप विजेता इंग्लैंड था। भारत 5वीं बार विजेता बना है। ये इनका आयोजन एंटीगा में किया गया। भारतीय कप्तान इसमें यश ढुल थे। राज अंगद बाबा इंडियन प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दक्षिण अफ्रीका के डेवॉल्ड ब्रेविस को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। नीरज चोपड़ा भारत के भाला फेंक जेवलियन थ्रोवर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में वर्ष 2021 में स्वर्ण पदक जीता और ये ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया है। 2021 फीफा क्लब विश्व कप, इंग्लिश क्लब चेल्सी 2021 फीफा क्लब विश्व कप को जीता है। अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप भुवनेश्वर, उड़ीसा में। पुरुष वर्ग में हरियाणा जीता। महिला वर्ग में केरल जीता। चेन्नई सुपर किंग्स भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस बन गया है। मार्केट कैप इसकी 7600 करोड़ रुपए है। महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान हैं। सीएसके ने पिछले साल दुबई में अपना चौथा आईपीएल खिताब जीता था। भारत और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार है वो इंडिया ने किया। ओलंपिक खेलों में सेना अधिकारी के इसका कारण बहिष्कार क्या ये था कि जो गुलवान घाटी संघर्ष था उसमें एक घायल सैनिक फेबाओ को मसाल वाहक है वो चीन ने बनाया था, तो विरोध स्वरूप हमने इसको है वो आधिकारिक तौर पे, हमारे राजनयिक वगैरह प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन शीतकालीन ओलंपिक में भारत से एकमात्र खिलाड़ी जो गए थे, भारत के एकमात्र एथलीट आरिफ खान स्कीयर जो थे, इन्होंने भाग लिया। वो उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बने। इनका आयोजन बीजिंग, चीन में किया जा रहा है, किया गया 4 फरवरी से 20 फरवरी तक। बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया, जिसे बर्ड्स नेस्ट भी कहा जाता है। इसमें 15 खेलों के 109 इवेंट है वो शामिल किए गए थे। 91 देशों ने भाग लिया। इसका शुभंकर बिंग ड्वेन था। इसका मोटो एक साथ एक साझा भविष्य के लिए था। बीजिंग विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों खेलों का आयोजन किया गया। भारत ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों में अब तक कोई पदक नहीं जीता है। इस बार की पदक तालिका में नॉर्वे 16 स्वर्ण पदक और कुल 37 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। रक्षा और प्रौद्योगिकी को लेकर जो न्यूज है वो देख लेते हैं। राफेल के समुद्री संस्करण राफेल एम का गोवा में सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण गोवा में आईएनएस विक्रांत से किया गया। ये समुद्री संस्करण है राफेल का, राफेल एम। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का सफल परीक्षण इसरो द्वारा किया गया। इसका उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C-52 था। परीक्षण श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। ये 2022 का पहला प्रक्षेपण अभियान था। EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ है। नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के संचालन को 2030 तक बंद करने की घोषणा कर दी गई है। इसको बंद करने का कारण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ज्यादातर उपकरण है वो पुराना हो चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाहरी अंतरिक्ष में मानव निर्मित उपग्रह है और इसे अनुसंधान और शोध के लिए बनाया गया। इसे पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें स्थापित किया गया है। 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का पहला समुद्री परीक्षण है वो यात्रा शुरू हुई है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई जा रही है। INS कलवरी 14 दिसंबर 2017 को शामिल की गई। इसके अलावा INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वगीर है। कुछ पुस्तकें और लेखक जो चर्चा में रहे, ऑपरेशन खत्म RC गंजू और अश्विनी भटनागर का है।
द क्लोज ऑफ 2006, स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ, आकाश कंसल। अगली पुस्तक इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, जे साई दीपक की है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल की है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स की है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष की पुस्तक है। कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास देख लेते हैं। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। मिलन 2022 अभ्यास में 46 देशों ने भाग लिया। क्वाड में इसमें क्वाड पूरे ने यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया। मिलन एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्षों में किया जाता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पूर्वी ब्रीज 6 का वायु अभ्यास यानी ये नौसैनिक अभ्यास है, जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। भारत और ओमान की वायुसेना के बीच यह आयोजित हुआ। अलाइड रिजॉल्व 2022 अभ्यास रूस और बेलारूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कुछ नवीन नियुक्तियां देख लेते हैं। संजीव सान्याल जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, इनको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद एक केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है। इस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देब्रॉय है। माधवी पुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर ये जर्मनी के राष्ट्रपति पुनः चुने गए हैं। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पुनः निर्वाचित हुए हैं। और सर्जियो मातारेला इटली के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं। कुछ पुरस्कार और सम्मान की बात कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 20 फरवरी को मुंबई में आयोजित हुए। पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिम्मी के लिए कृति सेनन को मिला। रामानुजन पुरस्कार युवा गणितज्ञों को दिया जाने वाला पुरस्कार, ये 45 साल से कम उम्र के युवा गणितज्ञों को दिया जा रहा है और इस साल ये प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता को दिया गया। कुछ निधन जो चर्चा में आए निधन से व्यक्ति, लता मंगेशकर भारत रत्न स्वर कोकिला 1990 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित, उन्हें 1969 में पद्म भूषण और 2001 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। शकुंतला चौधरी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता, शकुंतला बाईदेव के नाम से लोकप्रिय और भारत सरकार द्वारा 2022 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेमानंद बिस्वाल ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे थे। इब्राहिम सुतार इन्हें कर्नाटक के कबीर के नाम से जाना जाता है। 2018 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। प्रवीण कुमार सोबती अभिनेता और एथलीट। राहुल बजाज जाने माने उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन, 2001 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। संध्या मुखर्जी महान बंगाली गायिका, जनवरी 2022 में दिए गए पद्म पुरस्कार को स्वीकार करने से इन्होंने इनकार कर दिया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। भारत का पहला भू वैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लमेटा में बनेगा। यूनेस्को ने लमेटा को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दे रखी है। ऑपरेशन आहट भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया। मानव तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया गया। सेहत योजना, सेहत सर्विस, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, रक्षा मंत्रालय द्वारा सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की गई। रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेंसी चिकित्सालय टेली कंसल्टेशन सेवा शुरू की थी। अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। IUCN द्वारा इसे भारत का पहला OECM यानी अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया। स्वराजबिलिटी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। ये सरकार के स्वामित्व वाली 100% सरकार के स्वामित्व वाली इकाई है। परम प्रवेगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया है। परम प्रवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक JP मॉर्गन बन गया है। कर्नाटक के हॉयसैल मंदिर विश्व विरासत की सूची के लिए भारत की ओर से नामांकित किए गए। कर्नाटक के बेल्लूर, हेलिबिड और सोमनाथपुरा के हॉयसैल मंदिरों को वर्ष 2022-23 की विश्व विरासत सूची के लिए भारत की ओर से नामांकन में शामिल किया गया है।
भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला नासिक महाराष्ट्र में शुरू की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बना है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनेगा। एसोचैम द्वारा भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण दिवस: 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिस दिन रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था, और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस है वो मनाया जाता है। थैंक यू। इसके अलावा हमने जनवरी माह के करंट अफेयर का वीडियो तैयार कर रखा है, उसका लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस, करंट या अन्य सब्जेक्ट्स के लिए आप CS द माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।